डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपसे भी मेरा यही सवाल। एमबीसी, यादव, नॉन यादव, ओबीसी, ओबीसी की इस पूरी उलझी हुई राजनीति को किस नजरिए से देखा जाए कि 2024 में ये उत्तर प्रदेश में किसे जिताएगा, इंडिया या एनडीए? शुक्रिया नीरज जी। निश्चित रूप से ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि ओबीसी किसे जिताएगा, इंडिया या एनडीए। इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। पहली बात ये कि आपने भी शायद अपने वक्तव्य में कहा कि ओबीसी एक ऐसा जाति का समुदाय नहीं है, असल में ये क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास। और इसमें 3743 जातियां हैं, जो जातियां मिल करके मंडल कमीशन, पहले काका कालेलकर कमीशन बना, मंडल बना, और उससे फिर इनको जोड़ा गया कि भाई ये सारी वही जातियां हैं जिनका सामाजिक और शैक्षणिक विकास जाति के नाम पर अवरुद्ध रहा, तो इसलिए उनको एक क्लास में तब्दील कर लिया गया, एक वर्ग में। अब इस वर्ग में इसका एक सामाजिक सांस्कृतिक बोध अलग अलग है और राजनीतिक व्यवहार अलग है। अब एक उदाहरण देखते हैं। हम क्यों कहते हैं कि ओबीसी एक यूनिट नहीं है, एक आइडेंटिटी नहीं है। वो आइडेंटिटी क्लास के बतौर तो है, लेकिन जब भी वो पॉलिटिक्स में आएगी तो ओबीसी के भीतर कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास जमीन रही, पशुपालन रहा, कृषि, खेती किसानी, उसके साथ कुछ हस्तशिल्प कुटीर उद्योग, तो उनके पास थोड़ी थोड़ी क्षमताएं डेवलप रही। और ये पिछले 100 साल का इतिहास अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं, तो ऐसी कुछ जातियों के बीच एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो जिसे हम कुर्मी समुदाय, कोयरी समुदाय, अहिर समुदाय, इन सब को जोड़ते चलें तो इनके बीच आप देखेंगे कि यूनिटी कम और प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, क्योंकि इन सब की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमोबेश थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लें तो एक जैसी है। तो एक प्रतिस्पर्धा, इसलिए ये सारे समुदाय बहुत कम वक्त तक एक राजनीतिक आवाज के पीछे इकट्ठे होंगे। ठीक यही बात अभी आ चुकी पृष्ठभूमि कल्याण सिंह के बरसी की है, तो लोधी समुदाय पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती में है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ताकतवर समूह है जो राजनीतिक रूप से अपनी जगह तलाशता है। तो स्वाभाविक रूप से जहां यादव खड़े हो जाएंगे वहां लोधी नहीं होगा, जहां लोधी खड़े हो जाएंगे वहां मौर्य। तो पश्चिमी यूपी में देख लीजिए, जहां आप कुर्मी होंगे वहां कोयरी नहीं होंगे, जहां यादव होंगे वहां ये दोनों नहीं होंगे। ये पिछले 30 सालों में डेवलप हुआ है, मंडल के बाद डेवलप हुआ है। मंडल आंदोलन के समय सब एकजुट थे क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब वो सब एकजुट होने में मुश्किल है। एक तो ये संदर्भ इसका है। अब दूसरी बात ये कि ठीक बात है कि अभी ये इम्तिहान है, समाजवादी पार्टी में खास नुमाइंदगी यादवों की है। भारतीय जनता पार्टी वापस कल्याण सिंह को अपने लोधी वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए फिर से याद कर रही है। ये बात ठीक है कि जितने ओबीसी पॉलिटिक्स, मैं एक जगह पे अभिषेक जी से असहमत हो रहा हूं। वो असहमति ये है कि पहले ये बात साबित थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी है। बाद में पिछले मंडल के बाद का जो मंडल का दौर आया उसमें गोविंदाचार्य और अटल बिहारी और आडवाणी की जो तिकड़ी थी, उस समय वो सोशल इंजीनियरिंग को डेवलप कर रहे थे और उन्होंने कई जातियों को साधा। अब मैं क्यों असहमत हूं ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। बाद के दिनों से लेकर के वर्तमान समय तक आप ये कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी तो ओबीसी हैं, बाकी तो दलित जातियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नेतृत्व में तो ओबीसी और दलित जातियां आ गई हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि दिखने वाला नेतृत्व एक होता है। केवल नरेंद्र मोदी के अपवाद को छोड़ दें, मैं उन्हें ओबीसी कह भी नहीं रहा हूं। वो घाची समुदाय जो जिस तबके से वो आते हैं वो उनके मुख्यमंत्री काल में ओबीसी लिस्टेड हुई है, तो वो जो ओबीसी का सेंस है वो वहां नहीं है। फिर भी अगर हम ओबीसी मान ले तो वो एक अपवाद है। बाकी डिसीजन मेकिंग में कहीं भी ये जातियां नहीं है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, एक जमाने में
पोस्टर बॉय हुआ करते थे कल्याण सिंह, पोस्टर चेहरा के रूप में होती थी उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, और इन्हीं सारे लोगों को बीजेपी ने इतना तिरस्कृत किया कि ये सारे लोग बीजेपी छोड़ दिए या तो हाशिए पर चले गए। तो जो जिन समुदायों को जब जरूरत होती है तो बीजेपी अपने साथ रखती है, बाकी किनारे हो जाते हैं। तो ये एक खास किस्म का रवैया है ओबीसी समुदाय का। इसलिए नीरज जी, अभी ये कह पाना ठोस रूप में कि ये किधर जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा या एनडीए की तरफ जाएगा, अभी थोड़ा इसमें वक्त है। अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए के जरिए वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साध पाए, और उसके लिए वो अपना सम्मेलन कर रहे हैं, तमाम जातियों के लोगों को जोड़ रहे हैं। बसपा अपने ढंग से कोशिश करेगी, अभी आगे उम्मीद ऐसी करेगी, और भाजपा भी उत्तर प्रदेश और बिहार में पीडीए पर ही खेल खेलेगी, ये भी तय है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये वोट बैंक किधर शिफ्ट होता है। जी लक्ष्मण भाई, मैं आपसे सवाल लेता हूं। पिछले दिनों हमारे साथी चैनल न्यूज़ तक के कार्यक्रम में योगेंद्र यादव जी आए हुए थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का क्या संभावना दिखते हैं आप, इंडिया गठबंधन की। तो उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी विस्तार से बातचीत है। हमारे दर्शक चाहें तो उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, योगेंद्र यादव से बातचीत को उस चैनल पर जाकर। उन्होंने विस्तार से कहा कि कोई हवाई कल्पना नहीं बांध लेनी चाहिए, हवाई चुनावी सर्वे पर नहीं जाना चाहिए। धरातल पर कई सारे जो वो हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी गिनाए कि अखिलेश यादव की पार्टी पर, चूंकि इंडिया का प्रतिनिधित्व जो चेहरा है गठबंधन का वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन चला रहे हैं। जब तक कि मायावती इसका हिस्सा नहीं बनी है तब तक तो ये बात आसानी से कही जा सकती है। उन्होंने कहा, योगेंद्र यादव जी ने, मैं उसी सवाल को आपसे लूंगा कि यादव और दलितों के बीच का एक जिसको कह लें कि दुराव है, वो स्पष्ट देखा जाता है समाज में, और अखिलेश यादव को, उनके पीडीए को या इंडिया अलायंस को इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे जमीन पर बड़ी मजबूती से कि ये दूरी पटे और इस दूरी के पटने के बाद वोटों का ट्रांसफर हो। अब मेरा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव, जैसे प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे कि उनके आसपास के नेताओं पर नजर डाल रहे हैं एक्सपर्ट्स हमारे, तो उनको इस तरह का कोई रेनबो दिख नहीं रहा है दूसरी जातियों का प्रतिनिधित्व उतना मजबूती से अखिलेश यादव के साथ, तो क्या अखिलेश यादव केवल कागजी प्रयास कर रहे हैं या जमीन पर उनके प्रयास हैं, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद को साथ में रखना इस दलित वोटों के लिए, क्या उस तरह का, क्योंकि ओबीसी नेता छिटकते ही नजर आए हैं 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव से। आपको क्या लगता है, ये कागजी प्रयास है या वास्तव में धरातल पर पीडीए कुछ काम कर रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता रणनीति बनाए और उसकी रणनीति कामयाब न हो तो फिर उस रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा गठबंधन बनाया अपने तमाम ओबीसी और दलित तबके के नेताओं को जोड़ करके, और वो बहुत असरदार भी दिख रहा था। फिर भी अगर वो सत्ता नहीं दिला पाया किन्हीं भी वजहों से, तो फिर वो गठबंधन फेल होगा। ऐसे ही अगर पीडीए की बात करें, मैं जैसे एक मिसाल के तौर पर एक बात कह रहा हूं, अब आज के दौर में देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़कर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ऐसी नहीं रही कि उसकी कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बने, प्रदेश कार्यकारिणी बने, 70 जिलों के जिलाध्यक्ष बनाए जाएं और सारे एक ही जाति या एक ही उसके बने। बीजेपी भी ऐसा नहीं कर रही है। और अभी जो कुमार अभिषेक जी कह रहे थे कि वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए, मान्यवर कांशीराम ने एक बात समझ ली थी कि बाबा साहब कहते थे कि जाति का विनाश हो। भाई, इतने साल में जाति का विनाश तो नहीं हुआ, हम जाति को मजबूत करेंगे और हम जातियों को जोड़ करके उनको पॉलिटिकल पावर में तब्दील करेंगे। तो अब जातियों में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा विकसित हुई है। तो अब एक स्वाभाविक रणनीति पैदा हुई है। जैसे कोई राजभर समाज का व्यक्ति है, वो किसी भी मंडल कमीशन की बात करने वाले, जाति जनगणना की बात करने वाले, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करने वाला, ओबीसी आरक्षण की बात करने वाला, कोई भी राजनेता कितना भी दमदारी से बात करे, मुद्दों पर चुनाव लड़े, जनता के लिए सड़क पर लड़े, लेकिन जब चुनना होगा तो उसे अगर विकल्प में राजभर मिलेंगे तो शायद वो उनको चुन लेगा। अगर वो बहुत जागरूक नहीं है, मैं एक कयास लगा रहा हूं, ये एक पॉलिटिकल टेंडेंसी डेवलप हुई है।
हर एक जाति बिरादरी का व्यक्ति अपने जाति बिरादरी के नेता को अग्रिम पंक्ति में देखना पसंद करता है, और ये कोई बुरी चीज नहीं है। इसके दबाव में कोई भी कार्यकारिणी आप उठाकर देख लें और आप कहें कि उसमें केवल यादव हैं, केवल, अरे भाई बीजेपी भी ऐसा नहीं कर सकती कि केवल ब्राह्मण को वो अपनी कार्यकारिणी में बनाए। इसलिए कई बार वो बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर 2019 के चुनाव के बाद बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बताई थी कि 27 कैबिनेट मिनिस्टर हमने ओबीसी बनाए हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर हमने दलित बनाए हैं। ये बीजेपी ने क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को पता था कि ये चीज जब नीचे तक जाएगी तब लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति भी वो हमारे बीच का बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी वो हमारे बीच का बनाते हैं, देखिए उनको अपने बगल में बिठाते हैं। ये जो चीज जाती है तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ता है। तो जो अब ये देखिए, एक बात और बता दें, थोड़ा सा मैं इसको साइकोलॉजिकल टर्म में भी सोशियो साइकोलॉजिकल समझना चाह रहा हूं अमीश भाई। एक बात बताएं, जब लाठी खानी होती है ना तो दलित समुदाय का व्यक्ति कहता है कि अगर लाठी ही खानी है तो ओबीसी की क्यों खाएं, हम अपर कास्ट की लाठी ही क्यों ना खाएं। अब इसको आप डिकोड जितना कर सकते हैं करिए। इस बात को ओबीसी समुदाय को भी समझना चाहिए। अगर आपको लाठी चलानी ही है तो आप वहां लाठी चलाइए जहां से पॉलिटिकल पावर, मतलब लाठी चलाना इन द सेंस पॉलिटिकल टर्म में कह रहा हूं कि आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो वो इस दिशा में दिखाइए। तो बीजेपी अगर उन्हें पावर देगी, बड़े बड़े लोग बीजेपी के अलावा जब सपा से, बसपा से, आरएलडी से, आजाद समाज पार्टी से जब गठबंधन करेंगे तो उनकी भाषा, उनकी डिमांड बिल्कुल अलग होगी। वो डिप्टी सीएम की मांग करेंगे और वही लोग बीजेपी में चले जाएंगे, उनको मंत्री पद भी ना मिले फिर भी उनका गुणगान गाएंगे। तो एक तो पॉलिटिकल कल्चर में देखिए अंतर है। आखिरी बात कि जो बात कही जा रही है ना, आज अखिलेश यादव की पार्टी को यह बात समझ में आ गई है, जैसे बीजेपी को समझ में आ गई थी कि केवल हम ओबीसी को नकार के, दलित को नकार के कभी पॉलिटिकल पावर में नहीं आएंगे। तो जिस भी रूप में, और बहुत गंभीरता से एक बात मैं कह रहा हूं, जितने ये ओबीसी के मिनिस्टर हैं ना और शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, चाहे लखनऊ में बैठे चाहे दिल्ली में, जरा पता लगाइए कि अपना निजी सचिव और सहायक भी अपनी मर्जी का रख पाते हैं क्या? ये है इनकी पॉलिटिकल पावर। इसलिए दिखाने का चेहरा बहुत बीजेपी शानदार मैनेजमेंट करती है और इसलिए बीजेपी को उन जातियों के वोट मिल रहे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, उसी मैनेजमेंट को अगर सपा और बसपा करेगी तो उतना कामयाब नहीं होगी। और इन तमाम पार्टियों के लोगों को, तमाम जातियों के नेताओं को, अभी समाजवादी पार्टी ने ओबीसी सम्मेलन बनाया तो कुछ तो टैगिंग हो जाती है कि भाई ये हैं तो यादववादी ही होंगे, ये हैं तो परिवारवादी ही होंगे, ये हैं तो भ्रष्टाचारी होंगे। तो इससे तो बीजेपी को बच जाती है। और आखिरी बात, जो डिसीजन मेकिंग है ना वो किसी भी पार्टी में सेंट्रलाइज होती है। मैं कहूं कि सपा बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, नहीं, वहां भी डिसीजन एक कोर में होता है। बीजेपी में वो कोर और नैरो है। उस कोर में, डिसीजन मेकिंग के कोर में अगर ओबीसी एससी होता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतर ओबीसी लीडर होते तो वो मंडल कमीशन की बात करते, जाति जनगणना का विरोध न करते, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर वो अपने राय रखते, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करते और तमाम सवाल जो ओबीसी के हैं उन पर बात करते। तो जब वो बात नहीं होगी तो वो ओबीसी पहचान कोई पहचान नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, अरे भाई अभी भी इस देश में राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने प्रचारित किया कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये बात नरेंद्र मोदी की है, अगला वाक्य काट दिया। और बीजेपी के गांव-गांव में लोग करते हैं मुसलमान 50 तक देश को कब्जा कर लेंगे, ओबीसी सारा शोषण दलितों का करता है। इतने झूठ पर तो पूरे वोटिंग पैटर्न चल रहे हैं। तो इस झूठ से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को दलितों और पिछड़ों का वोट चाहिए तो कई गुना बीजेपी से ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। जी डॉक्टर यादव, आप जैसा कि प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि खत्म हो जाएगा जो भी अलग रहेगा, आपको क्या लगता है कि एनडीए और इंडिया की इस पॉलिटिक्स में मायावती उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कहां खड़ी हुई? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का जो राजनीतिक पूरा व्यवहार रहता है वो ये है कि वो बहुत
गंभीरता से और बहुत संजीदगी से निर्णय लेती हैं, वक्त लेकर के निर्णय लेती हैं। तो मेरा ये मानना है कि बसपा इस गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी, ये शायद चुनाव के बहुत करीब जाकर तय होगा। हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो वो भी काफी वक्त लेकर के, सोच विचार करके और बहुत संयमित होकर के हुआ। मुझे इसमें एक बाधा ये नजर आती है कि बसपा प्रमुख की अपनी जो राजनीतिक व्यवहार करने की जो शैली है और जो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आती हैं और जो संघर्ष उन्होंने किया है, इसके चलते वो ये होगा कि भाई आपको उनकी शर्तों को बहुत तवज्जो देनी होगी, बहुत अनुशासित होकर के बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं होगी। फिर भी मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ये बात समझ रही होंगी कि आज की तारीख में बीजेपी के साथ खड़े होना, प्रकारांतर से तो अलग बात है, खुल करके खड़े होने में फिर आपका समाज ही शायद आपके पीछे ना खड़ा हो। और यही बात सपा के वोटर हों या आरएलडी के वोटर हों या कोई भी ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि के पीछे जब कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है ना, तो समाज अगर बदल जाए और उसके राजनीतिक दल ना बदले, उसके नेता ना बदलें, तो बहुत बहुत देर तक वो समाज अपने नेता को ढोएगा। ये मुझे लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, वो धारणाएं बदल रही हैं। ट्विटर आने से फ़ायदा ये हुआ कि हर मुद्दे पर ट्वीट हो जा रहा है, तो इसी ट्वीट करने से मुद्दों पर नेताओं को नाराज़गी भी झेलनी पड़ रही है कि इन्होंने केवल ट्वीट किया। तो ये एक बदली हुई राजनीतिक प्रक्रिया है। इसके तहत मुझे लगता है कि समाज तेजी से चाहता है। मेरा मानना यह है कि आज भी अगर आप सर्वे करें, तो चाहे वो दलित समाज के बीच सर्वे हो या ओबीसी के बीच हो, आदिवासी के बीच हो, महिलाओं के बीच अगर आप जाएं, तो एक बहुत बड़ा तबका आपको मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खफा होगा, नाराज होगा। और वो सारे नाराज वोटरों को अगर एक जगह गोलबंद करने में कामयाब हो गए, तब तो आप बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर वो नाराज खेमा बटा हुआ रहेगा, तो फिर मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ठोस राजनीतिक नेतार्थ नहीं निकलेगा। शायद मुझे इस सवाल के जवाब में यही कहना है।